और लोगों को यही लगता है कि आप जैसे रायपुर में उतरेंगे आपको या तो किडनैप कर देंगे या कहीं गोलीबारी हो रही होगी। टॉप 10 रीजंस कि किसी को छत्तीसगढ़ क्यों घूमना चाहिए। तो लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में पता ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं कि छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, लोग जानते ही नहीं कि छत्तीसगढ़ का फूड क्या है। या फिर इको ट्रैवल जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को वापस समेट के ले जाते हैं, अलग तरीके से उस जगह को दिखाते हैं। तो ये क्यों आपने सोचा कि इसकी ज़रूरत आगे आने वाली पीढ़ी को ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कभी ट्रैवल कल्चर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके में हर रिचुअल कहीं ना कहीं थैंक्स गिविंग और ग्रेटिट्यूड का ही है। एक छत्तीसगढ़ है जो सोशल मीडिया के दौर में उतने फास्ट तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा है। मीडिया पोर्ट्रे जो करती है वो सबसे ज़्यादा पोर्ट्रे करती है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद। तो हाथियों की जैसे बात करते हैं तो आजकल टाइगर्स की बहुत बात हो रही है, जैसे कांकेर में घुस जा रहा है, नॉर्थ में अपने कोरिया एरिया में भी। अभी तक तो जो बाहर बात होती है वो यही होती है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये एक हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। कोरबा में बस 2 ही जगह जाता हूँ, सतरंगा और कॉफ़ी पॉइंट। तो आप लोग कहाँ जाते हो। आप किसी ना किसी वाटर स्ट्रीम में, किसी सुंदर लैंडस्केप में या किसी व्यू पॉइंट में ही एंड करोगे, ये है कोरबा। मैनपाट तो हम लोग जाते हैं, बट वही टाइगर पॉइंट, जलपरी, मेहता पॉइंट। मेन पार्ट के मेन स्ट्रीम डेस्टिनेशन पे जैसे ही पहुंचे हमारा गेस्ट बोलता है ये कहाँ ले आए हैं। सो थैंक यू आलोक भैया, फाइनली आप पॉडकास्ट में आए पूरी दुनिया घूमकर। नहीं, पूरी दुनिया तो नहीं घूमी है मैंने अभी, लेकिन पूरी दुनिया घूमना है। वैसे पूरी छत्तीसगढ़ आप ज़रूर घूम लेते हैं एक बार। अगर आप ना रीजन वाइज बोलेंगे नॉर्थ, सेंटर और साउथ, हाँ तो हाँ मैंने टच किया है, पर अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो मेरे चेक लिस्ट में है और मैंने ये तो डिसाइड कर लिया है कि पहले वो कवर करूँगा, उसके बाद कहीं और जाने का सोचूंगा। तो जब आप स्टार्ट किए तो क्या परसेप्शन था आपका छत्तीसगढ़ को लेके, कौन कौन से आपके चेक पॉइंट्स थे और अभी क्या परसेप्शन में चेंज आया है। सबसे पहली बात तो मैं घूमने के लिए नहीं घूमा कभी भी कि बस मेरे को ऐसे यहाँ जाना है। हाँ, ऐसा कभी नहीं घूमा। मैं कोई पर्पस लेके ही कहीं भी गया हूँ और ये आदत पड़ी थी मुझे बचपन से। बचपन में ना हमको जैसे रहता है कि भाई फैमिली ट्रिप आप करते हैं, तो हम फैमिली ट्रिप में सिर्फ अपने नाना की नानी के यहाँ और दादा दादी के यहाँ गए हैं, बस उसके अलावा कभी कहीं नहीं गए। तो और मेरे पिताजी जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे तो वो बड़ा भोपाल और दिल्ली जाते थे, तो उनको देख के लगता था यार ये आदमी तो जाता है, हम लोग को नहीं लेके जाता, मेरे को जाना है। तो मुझे ये समझ में आया कि सरकारी पैसे से घूमा जा सकता है। तो जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो वहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि अगर आप एनसीसी में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको घूमने को मिलता है, और अगर आप कल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, जिसमें एक यूथ फेस्टिवल होता था पूरे यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फेडरेशन जो है उनका, तो उसमें घूमने को मिलता था। तो मैं ग्रेजुएशन में वैसे घूमा, वहाँ से मेरे घूमने की शुरुआत हुई। देन फिर छत्तीसगढ़ का लिस्ट कब बनाया आपने। एक्चुअल में मैं पहली बार अगर मैं बोलूँ छत्तीसगढ़ से एक्सपोज्ड हुआ था, और वो मैं हुआ था जब मैं निर्माण यात्रा में गया। निर्माण यात्रा के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बहुत ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट था प्रियंक जी का, जो नुक्कड़ के फाउंडर है, और उनके दिमाग में आया कि छत्तीसगढ़ को लोग नहीं जानते, कोई छत्तीसगढ़ घूमने ज़्यादातर लोग नहीं आते। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये पता है कि ब्रिटिशर टाइम से फॉरेन के लोग, विदेशी लोग छत्तीसगढ़ में बस्तर घूमने आए हैं, और उसका भी रीज़न था वेरी एल्विन का लिखा जाना, चेंद्रो टेम्बू की कहानी, ये सब वो रीज़न थे। और उसके बाद जब लोग बस्तर के कल्चर से एक्सपोज हुए तो बाहर के लोगों ने बस्तर घूमना चालू किया। हमारे यहाँ के लोग तब भी नहीं घूम रहे थे कायदे से, तो अभी भी नहीं घूम रहे हैं उतना जितना घूमना चाहिए, है ना। तो उनका ये था कि ये तो एक पार्ट हो गया कि लोग छत्तीसगढ़ को नहीं जानते हैं। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में हो रहे सामाजिक स्तर के काम को तो बिल्कुल भी नहीं जानते। और छत्तीसगढ़ में आप जब निकलेंगे तो आप देखेंगे कि चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, और चाहे खुद कम्युनिटी हो, उन्होंने जो काम किया है वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। और उसमें बहुत लंबी लिस्ट है। चाहे आप साथी फाउंडेशन के बारे में बात करो, साथी समाज सेवी संस्था है, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि कोंडागांव अगर आज आर्ट कैपिटल है तो वो साथी समाज सेवी संस्था की वजह से। कोंडागांव में 3000 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं आज के डेट पे, जो
4-5 अलग अलग आर्ट फॉर्म से जुड़ी। टोटल अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में, बस्तर में 7 तरह के आर्ट फॉर्म होते हैं, है ना। तो उन 7 आर्ट फॉर्म को उन्होंने तब आइडेंटिफाई किया और उन्होंने ये देखा कि क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से उस आर्ट फॉर्म को कंटिन्यू वो नहीं कर पा रहे हैं, या उसका जो उन्हें सही दाम मिलना चाहिए या रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और वो उस पर काम किए। और उसकी वजह से आज आप हर किसी को पता है कोंडागांव के बारे में, है ना। तो आज एक इंडस्ट्री, एक हब चलती है क्राफ्ट की, जिसमें आपका बेल मेटल ढोकरा आर्ट है ना, गढ़वा कला जिसे बोलते हैं, टेराकोटा एक दूसरा क्राफ्ट है, उसके बाद फिर आपका रॉट आयरन तीसरा क्राफ्ट है, स्टोन क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, तुमा क्राफ्ट और बैम्बू क्राफ्ट। ये सारे जो क्राफ्ट हैं, बैम्बू क्राफ्ट को क्राफ्ट नहीं माना जाता। एक्चुअल में 7वां जो मैं बताया था वो था हैंडलूम, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हैंडलूम पे काम नहीं हो पाया, हैंडलूम पूरी तरीके से गायब हो चुका है। अब सिर्फ कुछ 1-2 कम्युनिटी हैं जो कम्युनिटी धुरवा और बाकी कम्युनिटी के लिए कपड़े बनाती हैं, वही हैं, बाकी लगभग ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं पहली बार उस निर्माण यात्रा में एज अ यात्री गया, और जब मैं वो गया तब मुझे ये समझ में आया कि यार मैं छत्तीसगढ़ का होने के बावजूद और घूमना पसंद करने के बावजूद अब तक क्यों अनछुआ रह गया हूँ। पहली बार यात्रा हुई थी बस्तर में, और बस्तर में हमने यात्रा चालू की थी रायपुर, राजनांदगांव, दल्ली राजरा, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इस तरीके से हमारी, और सुकमा से वापसी में आते हुए हम गए थे जबर्रा जो कि दुगली के पास है, नगरी में, नगरी सिहावा के पास है, और वहाँ से हम वापस हुए। टॉप 10 रीजंस कि किसी को छत्तीसगढ़ क्यों घूमना चाहिए। सबसे पहला रीज़न तो है यहाँ का लैंडस्केप, यहाँ के फॉरेस्ट। पूरे भारत का सबसे खूबसूरत अगर साल फॉरेस्ट का पैच कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ और एमपी में है, और छत्तीसगढ़ उसका बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। अगर आप टेरेन देखोगे तो हर थोड़े देर में, जैसे हमारे यहाँ ये बात हर कोई जानता है कि हर थोड़े देर में पानी और हर थोड़े दूर में बानी बदल जाती है। मुझे छत्तीसगढ़ में लगता है कि हर थोड़े देर में लैंडस्केप बदल जाता है। आप छत्तीसगढ़ में रायपुर ज़िले से गरियाबंद ज़िले की तरफ निकलिए, जैसे ही आप गरियाबंद ज़िले में घुसते हैं आपको पहाड़ और नदी दिखना चालू हो जाती है, ठीक है। और वो पहाड़ों का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर गरियाबंद के बाद बदलते जाता है, ठीक है। बहुत अलग तरह के लैंडस्केप दिखेंगे। उदंती सिंधरी टाइगर रिजर्व वन ऑफ द रिचेस्ट फॉरेस्ट है पूरे देश का, मुझे लगता है, जहाँ पर आपको साल और सागौन एक साथ देखने को मिलते हैं, जो कि रेयरेस्ट है ना, क्योंकि साल और जो सागौन है वो डोमिनेंट स्पीसीज़ है। जहाँ साल होता है वहाँ सागौन नहीं होता, जहाँ सागौन होता है वहाँ पर साल नहीं होता। और खासकर मानसून के टाइम में अगर आप बारिश के समय में छत्तीसगढ़ घूमने निकलते हैं जंगलों में तो अद्भुत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ अगर आप बोलेंगे तो वो है यहाँ का कल्चर। हमेशा से मुझे लगा है कि छत्तीसगढ़ के कल्चर को उस तरीके से देखा समझा नहीं गया है छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा ही। बाहर के लोग, देखिए क्या है जो हम लोग हमेशा एक शिकायत करते हैं छत्तीसगढ़ के लोग, कि हम जब बाहर जाते हैं तो लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में पता ही नहीं है। लोग जानते ही नहीं कि छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, लोग जानते ही नहीं कि छत्तीसगढ़ का फूड क्या है। तो भैया आप ही तो उसके रिप्रेजेंटेटिव हो ना। बात एक्चुअल में सच है। अभी हम अगर माइक लेके निकले रायपुर में, तो 80% लोग शायद नहीं जानते हैं प्रॉपर वे में। अगर बस्तर को चित्रकूट के अलावा नहीं जानते हैं, और उसके अलावा बस्तर के अलावा छत्तीसगढ़ को लोग नहीं जानते। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब अगर आप बाहर किसी से बोलेंगे छत्तीसगढ़ जो जानता है तो उसको ये पता है कि बस्तर घूमने जाना है, उसको नहीं पता है जशपुर, उसको नहीं पता है कोरबा, उसको नहीं पता है सरगुजा। और मुझे नहीं लगता कि बस्तर से कहीं कमतर है जशपुर, कोरबा, सरगुजा। अपने आप में कहीं मत जाओ, यहाँ से 150 किलोमीटर में गरियाबंद के बाद का जो जंगल है वहीं चले जाओ, कमार कम्युनिटी है उनसे मिल लो, आपके सारे जो परसेप्शन है छत्तीसगढ़ को लेके बदल जाएंगे। ये तो है आज के टाइम पे, जहाँ सोशल मीडिया के आने के बाद लद्दाख प्रॉपरली हिट कर गया, केरला हिट कर गया, मतलब सारी जगह हिट कर रही हैं। एक छत्तीसगढ़ है जो सोशल मीडिया के दौर में उतने फास्ट तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा है। उसका रीज़न भी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो हमने डिस्कस किया कि भाई मीडिया पोर्ट्रे जो करती है वो सबसे ज़्यादा पोर्ट्रे करती है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को, और नक्सलवाद का सही इमेज शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाए। वो इसलिए है क्योंकि जैसे ही दिल्ली में न्यूज़ छपता है, हेडक्वार्टर रायपुर छपता है, तो लोगों को लगता है रायपुर इज़ अ नक्सलाइट प्लेस। और लोगों को यही लगता है कि आप जैसे ही रायपुर में उतरेंगे आपको या तो किडनैप कर देंगे या कहीं गोलीबारी हो रही होगी, आप जंगल में उतरेंगे। हाँ, आप जंगल में उतरेंगे।
तो ये परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है और शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी, आपसे करनी पड़ेगी कि आप कितना जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम लैंडस्केप और कल्चर और क्या चीज़ें हैं? लैंडस्केप और कल्चर के बाद मुझे लगता है कि तीसरी चीज़ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वह क्राफ्ट है, जिसके बारे में हमने भी बात की। छत्तीसगढ़ में जो क्राफ्ट है वो क्राफ्ट अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक डेकोरेटिव पीस नहीं है, वो भी एक लाइफस्टाइल है, वो भी एक रिप्रेजेंटेशन है आपके कल्चर हेरिटेज का। और उसी से चौथी चीज़ आती है जो मुझे लगता है कि लोगों को देखना चाहिए, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री और हेरिटेज। आप सोचिए आपके पास एक ऐसा हेरिटेज साइट है जो 6th सेंचुरी का इस्टेब्लिशमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड इस्टेब्लिशमेंट हुआ करता था उस समय का। आपको उसके बारे में पता नहीं है, अगर पता भी है तो आप सिर्फ जानते हैं कि हाँ सिरपुर एक जगह है जहाँ जाके वहाँ के लक्ष्मण टेम्पल को देखना है। आपको ये नहीं पता है कि वहाँ पर एक एस्केवेटेड मार्केट है जो उस समय का एक बहुत मेजर कमर्शियल पॉइंट हुआ करता था, ट्रेडिंग पॉइंट हुआ करता था, जहाँ नॉर्थ और साउथ से चीज़ें आती थी और छत्तीसगढ़ से बहुत सारी चीज़ें लोग लेके जाया करते ओके, मार्केट हुआ करता था, मार्केट हुआ करता था एक तरीके का। 6th-7th सेंचुरी के एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फूड, भाजियों की बहुत बात हुई हमारे यहाँ। क्या हमारे यहाँ कंदमूल की बात हुई? मैंने क्या बोला कि ट्राइबल जो थे वो मूल निवासी थे, खाना भी उन्हीं से, और वो ज़्यादातर डिपेंड करते थे कंदमूल पे। एक फन है जो हमारे यहाँ खाई जाती है। अब फन तो आप उगा नहीं सकते हो, फन तो जंगलों में ही होता है, जब बारिश होती है, मॉइस्चर होता है, जहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। बस्तर में उसको कोकड़ी भाजी बोलते हैं, जशपुर में उसको दूसरे नाम से जाना जाता है, लेकिन वो भाजी खाई जाती है ना। तो वो है, कई ट्यूबर्स हैं, मतलब मैं शायद तक 12 या 13 तरीके के ट्यूबर खा चुका हूँ, ठीक है, और उससे ज़्यादा हैं। ट्यूबर मतलब कांदे, अच्छा, जो जमीन के नीचे जिमी होते कांदा हैं। वगैरह। आप जिमी कांदा जानते हैं? हम कोचई कांदा जानते हैं। कोचई, हाँ। कोचई कांदा की 3 वैरायटी होते हैं। हाँ। उसके अलावा कुजरवा कांदा होता है, उसके अलावा बरहा कांदा होता है, करू कांदा होता है, और ऐसे कई तरह के कांदे होते हैं जो अलग अलग सीजन में मेजरली ठंड और गर्मी में निकाल के खाए जाते हैं। कई तरह के मिलेट्स हैं। हम रागी, वो मिलेट जो आज वायरल हो रहे हैं, और उसमें भी सिर्फ 2-3 हो रहे हैं। 2-3, हमारे पास 5 से 6 मिनिमम होंगे। कोदो जो अभी कोदो है, बाहर कुटगी है, हाँ, जा रहा है, वो हमारे यहाँ आज भी गांव में खाया जाता है। वो उनका मेन स्टेपल फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जबकि आप देखेंगे एपिक चैनल, फॉक्स, ये सारे लोग एक एक एपिसोड अपना बना चुके हैं छत्तीसगढ़ के फूड के ऊपर। बिल्कुल, कोई तो वजह होगी ना कि वो यहाँ आए। और उनको भी असल में एक समस्या हमारे साथ ये भी होती है कि जब बाहर से लोग आते हैं ना, तो कोई उनको मिलता नहीं है सही इन्फॉर्मेशन देने वाला। ये एक बहुत बड़ी कमी है। छत्तीसगढ़ में जब कोई घूमने जा रहा है तो मैंने जो देखा है, यहाँ पे ज़्यादातर स्कॉर्पियो टूरिज्म होता है कि पूरी फैमिली बैठेगी, गैस चूल्हा होगा उस पर जी, एक हम किसी वाटरफॉल पे जाएंगे, उसको पूरी तरीके से गंदा करेंगे, प्लास्टिक्स, यहाँ तक कि लोग अपने कपड़े भी फेंक के जाते हैं, है ना। उस जगह पे आप कर रहे हैं कम्युनिटी ट्रैवल या फिर इको ट्रैवल, जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को वापस समेट के ले जाते हैं, अलग तरीके से उस जगह को दिखाते हैं। तो ये क्यों आपने सोचा कि इसकी ज़रूरत आगे आने वाली पीढ़ी को ज़रूरत पड़ेगी? जब मैं बस्तर गया और बस्तर में कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन किया ना, तब मुझे ये समझ में आया कि ये वो लोग हैं जो मार्केट पे डिपेंड नहीं करते, और ऐसी लाइफस्टाइल के लिए आपको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट तो अब रह गई है, लेकिन ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको बाहर के शब्द में अभी कहा जाने लगा है मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, है ना। तो वो मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल ये लोग कई ज़माने से, कई हज़ार सालों से जीते आ रहे हैं। हमको कोई वर्कशॉप करने की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनके साथ जाके रहने की ज़रूरत है। तो मुझे जब मैं वहाँ विज़िट किया तो मुझे ये समझ में आया कि यही लाइफस्टाइल है जो मैं चाह रहा था हमेशा से। तो वो एक अर्ज डेवलप हुई कि यार यहाँ आना है। तो 2 सवाल थे। पहली बात, मैं यहाँ कैसे आके रह सकता हूँ, या ये लाइफस्टाइल का एक्सपोजर मुझे कैसे मिलेगा। तब मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि यार क्यों ना टूरिज़्म कराया जाए, ऐसा टूरिज़्म जिसमें लोग यहाँ आएँ, इस लाइफस्टाइल को एक्सपोज करें, यहाँ से लेके जाएं, पर कुछ छोड़ के ना जाए। आप एक बात बताइए, आपने नेचर से पानी लिया, हवा ली, उनके सारे रिसोर्सेज लिए, आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो वो भी नेचर से ही आ रहा है, ठीक है, आप जो सीमेंट यूज़ कर रहे हो वो भी नेचर से ही आ रहा है, जो आप आयरन यूज़ कर रहे हो वो भी नेचर से आ रहा है। आपने प्रकृति को क्या दिया है वापस? आप जब मार्केट में जाते हो तो मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदते हो तो वापस करते हो कि नहीं करते हो? आप मॉनेटरी वे में उसको रिटर्न करते हो। अपने दोस्त से कुछ भी लेते हो तो उसके एक्सचेंज में कुछ ना कुछ देते हो। आप प्रकृति से जब इतनी सारी चीज़ें ले रहे हो तो आपने क्या वापस किया उसको? अगर आप कभी ट्राइबल कल्चर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके में
हर रिचुअल कहीं ना कहीं थैंक्स गिविंग और ग्रेटिट्यूड का ही है। वो जब बुआई चालू करने वाले होते हैं तो माटी पूजा करते हैं, फिर बीज पूजा करते हैं। क्यों पूजा कर रहे हैं वो? क्योंकि वो मानते हैं कि ये बीज हमको बहुत कुछ देगा। तो पहले तो उनको निवेदन करेंगे, प्रणाम करेंगे, पूजेंगे और फिर उस पर काम करेंगे। मिट्टी को खोदने से पहले, गुड़ाई निंदाई करने से पहले वो उससे परमिशन मांगते हैं कि मैं करूं कि नहीं करूं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो थॉट प्रोसेस है, ये क्या हमको नहीं सीखना चाहिए क्या? तो वो पूरा उनके कल्चर में ना इंटीग्रेटेड है कि जो लेंगे पहले पूछेंगे, लेंगे, और जो उनसे मिलेगा उसको रिटर्न भी करेंगे। आम को बीज आने से पहले वो नहीं खाते, पहले आम पंडुम होता है। अब बीज क्यों आना जरूरी है? क्योंकि अगर बीज नहीं आएगा तो ट्री ने जो फ्रूटिंग की थी उसका पर्पस ही फुलफिल नहीं होगा ना भाई। वो क्यों कर रहा था फ्रूटिंग? वो फ्रूटिंग इसलिए कर रहा था कि वो नया पेड़ बना सके। अगर आपने उसको बिना बीज बनाए तोड़ के खा लिया तो उसका पूरा रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा। तो आपने तो अपना बढ़िया फ्रूट खा लिया, लेकिन पेड़ का पर्पस तो फुलफिल नहीं हुआ। तो जब तक उसमें बीज आ नहीं जाता, गोही जो हम लोग बोलते हैं, जब तक गोही नहीं आ जाएगी तब तक उसको तोड़ा नहीं जाएगा। और गोही आने के बाद पहले पूजा की जाएगी अपने इष्ट देवों को, जो कि उनके पूर्वज या प्रकृति होते हैं, उनको वो वापस किया जाएगा कि आपकी वजह से हमको मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम खाएंगे। और ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये जब सारी चीज़ें मैंने देखी तो मुझे ये एक ख्याल आया कि हमारे यहाँ जो टूरिज़्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टूरिज़्म। एक बहुत खूबसूरत सी जगह पहाड़ों में, जैसे आप एग्जाम्पल, मैं अभी पंचगनी से आ रहा हूँ, सारे होटल क्लिफ्ट में, कि भाई मैं यहाँ आके वो नज़ारा देखूंगा नहीं, मैं यहाँ रह के देखूंगा। फिर वहाँ से मैं खुदाई करूँगा, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाऊँगा, वहाँ पर जहाँ पर बाजू में एक वाटरफॉल बह रहा है, एक नदी बहती है, वहाँ पर मैं होटल के अंदर एक स्विमिंग पूल बनाऊँगा और उस स्विमिंग पूल में बैठ के मैं वो नज़ारा देखूँगा। आप सोचिए, अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो कितना बेवकूफ़ाना हरकत है ये। हम ये बोलते हैं कि आप प्रकृति में आइए, उसके रिसोर्सेस को आप महसूस करिए, जितना आप ले सकते हैं लीजिए, अपना कुछ मत छोड़िए, लेकिन उसको एज इट इज़ छोड़ के वापस आइए। पूरा समझ गया मैं। तो इस तरीके से हमने ये चालू किया। तो मैक्सिमम आप जो प्लेसेस जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो गरियाबंद है? नहीं, हम पूरा छत्तीसगढ़ कवर करते हैं। अभी जो हमने चालू नहीं किया है वो पैच है जशपुर। ये जशपुर हम क्योंकि जशपुर रायपुर से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बस है केवल जी। तो इस वजह से ना हम अभी तक उसको चालू नहीं कर पाए हैं। जशपुर में क्या है ऐसा जो आप जाना चाहते हैं? उसका लैंडस्केप बिल्कुल अलग है, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। पहली चीज़ कि वो छत्तीसगढ़ में हो सकता है। दूसरी चीज़, वहाँ की कम्युनिटी जो पहाड़ी कोरवा है, जो अभी भी वही पहाड़ी, मतलब पहाड़ी कोरवा तो आपको कोरवा से लेके जशपुर तक मिलेगा, लेकिन पहाड़ी कोरवा की वो कम्युनिटी जो आज भी अपने कल्चर को इंटैक्ट लेके चल रही है, वो आपको जशपुर में देखने को मिलेगी। तो जशपुर है। जशपुर के बाद फिर मैनपाट जिसकी बात कर रहे हो, तो हम लोग ना हमारे ट्रिप का नाम ना मैनपाट ट्रिप नहीं रखते, हम लोग लगते हैं सरगुजा। क्योंकि ना सिर्फ मैनपाट एक जगह नहीं है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट अपने आप में पूरा एक्सप्लोर करने लायक है। वहाँ भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, शायद आपने एक्सप्लोर किया होगा, मिट्टी के जो घर बनते थे, तो मिट्टी के घरों में भी 2 या 3 तले वाले घर बनते थे। पठौआ वाला घर तो सब देखेंगे कि वो लगभग छत्तीसगढ़ में हर जगह मिलता है। उस पठौए में 3 लेयर के घर आपको देखने को आज भी मिलेंगे सरगुजा में। और वो वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्ट है मड हाउसेस का, जो धीरे से ख़त्म हो जाएगा आने वाले 5-6 सालों में, वहाँ भी ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि लोगों को वो जाके देख लेना चाहिए। स्पेसिफिकली जो आर्किटेक्ट, किस एरिया में होता है ये? जैसे आप यहाँ जाएंगे मैं अंबिकापुर, तो अंबिकापुर से एक गांव आप सुने होंगे बतौली, बतौली के आसपास का पूरा एरिया आपको घूमना चाहिए। ऐसे कुछ दूर लेकिन एक जो है ताता पानी, वहाँ गर्म पानी निकलता है, वो केमिकल वाटर है। आप पूरे इंडिया में जाएंगे तो आपको हर जगह इस तरह का एक सोर्स मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ में भी ताता पानी है। मैनपाट तो हम लोग जाते हैं, बट वही टाइगर पॉइंट, जलपरी, मेहता पॉइंट। एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ। हम लास्ट ट्रिप हमने जब सरगुजा का किया था, तो हमने 3 दिन की आइटनरी बनाई थी, ठीक है, जिसमें हमने पहले 2 दिन जो है जिस तरीके से हम ट्रैवल कराते हैं वो रखा था, और तीसरे दिन हमने जो आप बोल रहे हैं टाइगर पॉइंट और फिश पॉइंट, ऐसे जो मीन्स टूरिज्म वाले चेक लिस्ट हैं कि ये टच करके आना है, ये टच करके आना है, ये टच करके आना है, तो वो वाला हमने तीसरे दिन रखा था। जिसमें मैन पार्ट हम तीसरे दिन पहुंच रहे थे, हम मैन पार्ट 2 दिन रखे भी नहीं थे ना। पहले दिन जो मैं गांव बता रहा हूँ, मैं वो गांव विजिट हम करवाए,
उसमें लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, वैसे ही वहाँ की कम्युनिटी के साथ खाना हुआ, शाम को उनके साथ डिस्कशन हुआ, सुबह एक ट्रैक हुआ, जो ट्रैक जनरली लोग नहीं जाते हैं, वो ट्रैक करके हम वापस आए, फिर एक कम्युनिटी लंच हुआ, वो कम्युनिटी लंच करने के बाद फिर हम वहाँ से निकले और मेन पार्ट के मेन स्ट्रीम डेस्टिनेशन पे जैसे ही पहुँचे, हमारा गेस्ट ये बोलता है ये कहाँ ले आए हमें आप यकीन नहीं मानेंगे, वो गाड़ी से उतरा नहीं, बोला नहीं देखना है भैया, इतना क्राउड, इतना शोर, इसके साथ मुझे कुछ भी नहीं देखना है, आप ले चलो यहाँ से, हमको नहीं देखना है मेन स्ट्रीम, क्योंकि हम आपके साथ आते ही इसलिए हैं क्योंकि आप जो जगह लेके जाते हो वहाँ हम नहीं जा सकते और हमको शोर नहीं चाहिए, हमको मेन स्ट्रीम टूरिस्ट पॉइंट देखना ही नहीं है। एज अ ट्रैवलर तो मैं भी वही चाहता हूँ, लेकिन आप जब कुछ दोस्तों और घर वालों के साथ जाओ जी तो वो ज़रूरी हो जाता है। एग्जैक्टली लेकिन मुझे लगता है ना कि एक बार जब वो इस तरीके का एक्सपीरियंस कर लेंगे ना, तो शायद फिर वो आपसे ये डिमांड नहीं करेंगे। जिस तरह की डिमांड आज का टूरिस्ट कर रहा है उसका रीज़न है टूर ऑपरेटर्स, वो वही सर्व कर रहे हैं क्योंकि उसमें उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अब कोरबा मेरा घर है, तो कोरबा में बस 2 ही जगह जाता हूँ, सतरंगा और कॉफ़ी पॉइंट। तो आप लोग कहाँ जाते हो? देखो जगह तो ऐसे बता पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ना जिन जगहों पे जाते हैं ना उनके नाम हमको भी नहीं खुद ही नहीं होंगे। पता होता, हाँ, ओके। और जो लेके जा रहा है उसको भी नहीं पता होता नाम क्या है। वहाँ के किसी भी कम्युनिटी मेंबर को लेके किसी भी रास्ते में मुड़ जाइए, आप किसी ना किसी वाटर स्ट्रीम में, किसी सुंदर लैंडस्केप में या किसी व्यू पॉइंट में ही एंड करोगे। ये है कोरबा। जैसे हमारे यहाँ थोड़े दिन पहले फेमस हुआ था जशपुर का तपकरा, नागलोक के नाम पे। अब स्नेक की उतनी पॉपुलेशन वहाँ रही नहीं। असल में अगर आप किसी को नागलोक बोलोगे तो वो है कोरबा। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, नुआ नेचर वेलफेयर सोसाइटी, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में अगर मैं बोलूँ जिसने चालू किया वो 98 से काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुई 2004 में, जिनका आए दिन वीडियोस आता है कोबरा, किंग कोबरा हुए, वाला। हाँ। जी, तो मज़ेदार बात यह है कि पूरे इंडिया वालों को ये नहीं पता है कि छत्तीसगढ़ में भी किंग कोबरा है। किंग कोबरा जनरली वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालयन पैच में देखने को मिलता है और अभी 4 स्पीसीज आइडेंटिफाई हुई किंग कोबरा की, लेकिन स्टिल लोगों को ये नहीं पता है कि छत्तीसगढ़ में भी किंग कोबरा है। नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी ने ही पहली बार पुराने कुछ रिकॉर्ड देखे और उनको पता चला कि यार किंग कोबरा बता रहे हैं यहाँ पर लोग, और वो वहाँ गए और उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने प्राइमरी सर्वे किया और वो सर्वे के रिपोर्ट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सबमिट किया, और उसके बाद लोगों के ध्यान में और संज्ञान में ये आया कि यार किंग कोबरा है यहाँ पर, और फिर उन्होंने वहाँ पर प्रॉपरली काम करना चालू किया। वहाँ उनकी नेस्टिंग साइट, उनका हैबिटेट आइडेंटिफाई किया, और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो उन्होंने किया वो ये किया कि पहले लोग उसको देख के मार देते थे क्योंकि इतना ह्यूज होता है किंग कोबरा कि आप उसको देख के डर जाओगे इतना, लेकिन उतना ही खूबसूरत क्रिएचर, और सबसे बड़ी बात उतना ही रॉयल और शांत क्रिएचर है किंग कोबरा। बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है। आप सोचिए पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ कुछ इंसिडेंट हुए हैं, वो भी लोगों की गलती की वजह से, वरना किंग कोबरा बाइट के केस ही नहीं है, डेथ है ही नहीं किंग कोबरा की वजह कोबरा से तो सब डरते हैं। जबकि वो एक बाइट से एक हाथी को मार सकता है। अच्छा, लेकिन एक बाइट का केस नहीं है। मतलब कोरबा में घूम रहा है तो कोई टेंशन नहीं है? बिल्कुल नहीं, किंग कोबरा है लेकिन काटेगा नहीं। हाँ, लेकिन बाकी सांप भी वहाँ, जैसे सबसे ज़्यादा जो बाइट केस हैं वो कॉमन क्रेत के हैं, और कॉमन क्रेत एक्चुअल में इकलौता मुझे लगता है, ये मेरी बात है, मुझे इकलौता लगता है ऐसा स्नेक है जिससे आपको थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि होता ये कि वो ना गर्मी के लिए आपके आसपास आता है और वो कई बार एक्सीडेंटल बाइट कर देता है और पता नहीं चलता। सबसे बड़ी बात ये कि जब करैत काटता है तो पता नहीं चलता, ऐसा लगता है मच्छर काटा है और डेथ होती है। अदरवाइज कोई भी स्नेक ना आपको, जब तक आप उनको नहीं छेड़ोगे तब तक कोई भी सांप आपको नहीं काटेगा। वो आपको कई बार चेतावनी देगा कि मुझसे दूर जाओ। अलग अलग तरह के बिहेवियर होते हैं अलग अलग सांपों के, तो वो। और उसके अलावा अगर आप बोलेंगे तो अभी कोरबा, कटघोरा और धर्मजयगढ़ गढ़ बना है हाथियों का। अभी 2 हर्ड है जो कटघोरा में है ना, एक आई थिंक एक 40 के आसपास का और एक 22 के आसपास का, ऐसा एक हर्ड है, 7 के आसपास का, तो टोटल ग्रुप है और ये वहाँ पर रेसिडेंट कर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है कोरबा में। पूरे छत्तीसगढ़ में ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। किसी एनिमल को लेके अगर सवाल उठता है विधानसभा में तो वो हाथी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस हैं उसके, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, और वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है थोड़ा मिसमैनेजमेंट की वजह से, लोगों का गलत परसेप्शन हाथी को लेके, और हाथी ना चीज़ें भूलता नहीं है। मतलब अदरवाइज़ आप देखिए जो साउथ पोर्शन है इंडिया का, वहाँ पर बहुत फ्रेंडली है। तो सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन की वजह से हाथी और
मानव के बीच में जो द्वंद्व हुआ है वो क्रिएट हुआ है। नोवा नेचर एक्चुअल में उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाथियों की जैसे बात करते हैं तो आजकल टाइगर्स की बहुत बात हो रही है, जैसे कांकेर में घुस जा रहा है, नॉर्थ में अपने कोरिया एरिया में भी। कोरिया में तो है लेकिन वहाँ पर बाजू में एक और नेशनल पार्क है, वहाँ से आते हैं। तो ये टाइगर के केसेस पहले नहीं होते थे लेकिन अभी बहुत बढ़ रहे हैं। टाइगर के साथ बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ नहीं रहा है, लेकिन टाइगर क्यों आ रहे हैं उसका रीज़न ये है कि जो हमारे नियबरिंग स्टेट हैं महाराष्ट्र और एमपी, वहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी है और हम उनसे कनेक्टेड वो पैच रहे हैं जहाँ पहले टाइगर हुआ करते थे। तो अब नहीं रहे बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट, है ना। लेकिन टाइगर आते हैं और महाराष्ट्र से भी हमारे यहाँ टाइगर आते हैं, उड़ीसा से हमारे यहाँ टाइगर आते हैं, मध्य प्रदेश से हमारे यहाँ टाइगर आते हैं। तो ये सारे वो एरिया जहाँ से हमारा टाइगर आते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट ऐसे क्रिएट होता है कि टाइगर का जो प्रे बेस है वो ख़त्म हो गया है। तो प्रे बेस जब ख़त्म हो जाता है तो वो फीड करता है कैटल्स पे। जैसे हमारे यहाँ लेपर्ड भी एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा रहा है, तो लेपर्ड के साथ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इसलिए होता है क्योंकि वो कैटल्स पे फीड करता है, उसका प्रे बेस तो ख़त्म हो गया। सांबर ज़्यादा बचे नहीं, चीतल ज़्यादा बचे नहीं, वाइल्ड बुल ज़्यादा बचे नहीं, तो अब खाना तो ढूंढेगा बेचारा। तो टाइगर तो चूज़ी होता है, जनरली वो अवॉइड करता है कैटल्स पे फीड करना, लेकिन मजबूरी होती है तो कैटल पे आता है ना। लेकिन लेपर्ड बहुत एडजस्टिंग एनिमल है, वो उसको जो मिल जाता है वो उस पर एडजस्ट कर लेता है, तो उसके लिए बहुत ईजी गोइंग हो जाता है गांव में जाके किसी कैटल्स को लेके आ जाना। बट मुझे ये लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो डिपार्टमेंट्स है, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट और जो है, तो वो मैंने कहीं सुना नहीं कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करे कि एलिफेंट में सुधार आया हो या फिर बाकी चीज़ों में सुधार आया हो। तो क्या हम छत्तीसगढ़ टाइगर्स को मैनेज कर पाएगा? अभी तक तो जो बाहर बात होती है वो यही होती है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये एक हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ हमारा जो स्टेट एनिमल है वो खुद अभी बहुत बड़े चैलेंज में है कि बफेलो वाइल्ड बफेलो। तो वाइल्ड बफेलो जो है वो खुद चैलेंज में है। ह्यूमन एलिफेंट कैन कॉन्फ्लिक्ट पे हम बात कर ही रहे हैं, तो टाइगर भी आएगा तो डेफिनेटली हमारे यहाँ चैलेंज होगा अगर हम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। और जो कि अब तक का ये रहा है कि हमारा मैनेजमेंट बहुत पुअर रहा है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट हमेशा। क्योंकि मैंने जैसा न्यूज़ सुना है बहुत ही बुरे तरीके से हाथी मारता है। मतलब एक तो वो कच्चे घर में रहते हैं, अगर वो किसी भवन में छुपते भी हैं तो हाथी वहाँ भी नहीं छोड़ता है, और वो फिर बहुत ही दर्दनाक होता है। फैमिलीज़ में भी हुई है मेरी बहुत। हाँ, तो टाइगर्स का उससे भी डेडली होता है। टाइगर जो है आदमखोर जनरली नहीं होते। होता यह है कि कई बार इंटरेक्शन इतना गलत हो जाता है कि वो अटैक कर देते हैं। और किसी भी हमारा भी होता है ना कि अचानक से हमारे सामने कोई आएगा कि हम उससे डरेंगे या हमको लगेगा उनसे खतरा है, तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन में अपने सेफ्टी के लिए उन पर अटैक करेंगे। तो यही इंटरेक्शन होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है। उससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि टाइगर आप ह्यूमन को खाने के लिए उसको मारेगा, ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, ये मैं नहीं मानता हूँ। तो ये चीज़ तो सही नहीं है कि टाइगर जो है वो। हाथी जो ह्यूमन के साथ ये केसेस होते हैं उसका रीज़न ये होता है कि हाथियों पे जिस तरीके से हाथियों को हम जिस तरीके से ट्रीट करते हैं उसको रिवर्ट करते हैं। हाथी बहुत इंटेलिजेंट जानवर है और साथ ही साथ हाथी भूलता नहीं है। तो जो भी उसके साथ हुआ है पास्ट में वो उसको याद रखता है। हर जानवर किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा अवॉइड करता है, ये आप जानिएगा। वो कभी खुद नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जब उसको लगता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो करता है। और फिर उसका जो भाई वो तो जानवर है, उसका जो तरीका है हो सकता है आपको वो ब्रूटल लगे, लेकिन वो ब्रूटल नहीं है, वो वही है जो तरीका होता है ना। अब होता ये है कि भाई हमारे यहाँ जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है उसका एक मेन रीज़न है जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि हमारे यहाँ अगर कोई आदमी 1 एकड़ खेत में धान बोता है तो उसको जो समर्थन मूल्य मिलता है 3100 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से, वो मेरे ख्याल से कुछ 70-80 हज़ार के आसपास मिलता है या उससे ज़्यादा। और 1 एकड़ खेत अगर हाथी बर्बाद करता है तो उसका कंपनसेशन है 9,000 कुछ रुपए, 10 के आसपास। तो सीधा सीधा 50,000 का उसका नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आदमी के लिए भी वो चैलेंज है ना। हाथी के लिए जंगल में तो खाना कुछ बचा नहीं, और जब चावल में पहली बार दूध आता है तो उसका फेवरेट फूड होता है महुआ फ्लावर जो है। महुआ हम ट्राइबल कम्युनिटी में आप देखेंगे महुआ फ्लावर को बीन के हम घरों में रखते हैं, उसका स्मेल उसके लिए बहुत अट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए वो आता है। ठीक है, तो ये जो एक सिनारियो क्रिएट हो रहा है वहीं कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होता है कि हम अगर इस सिनारियो को बहुत अच्छे से मैनेज कर लें
कि अगर धान खा रहे हैं तो खाने दें, उसका कंपनसेशन अच्छा मिल जाए। महुआ को घर के अंदर आप तब ना रखें जब हाथी वहाँ पर आसपास हो, और जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार उनको सचेत करते रहती है। ठीक है, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पे काम किया जाए तो ये बहुत आसानी से मैनेज हो सकता है। ऐसा ओपन डिफिकेशन भी, ओपन डिफिकेशन एक है, लेकिन मुद्दा ये है कि देखिए, मैं फिर भी वही बोलूँगा, जैसे ओपन डिफिकेशन एक चैलेंज है, दूसरा चैलेंज है फॉरेस्ट के अंदर की ग्रेजिंग। लोग अपने कैटल्स को लेके जंगलों में जाते हैं और वहाँ चराते हैं। ये दोनों ऐसे कंडीशन है जहाँ पर आपका एनकाउंटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप जंगलों में इस दोनों चीज़ों के लिए जाना अवॉइड करेंगे तो आप अपने आप थोड़ी चीज़ें अवॉइड कर लेंगे। इनकी बात हो रही है तो जो हमारा वन भैंसा होता है, जिसके कारण आपने प्रोफेसर छोड़कर आप जो है कंजर्वेशन पे आए हैं, तो उसकी कहानी क्या होती है? वो ऐसा था कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहा था तो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब फील्ड बदलने की ज़रूरत है, और मैं रिसर्च भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे ही करना चाह रहा था। पर उस टाइम मुझे सही लैब नहीं मिला, तो मैंने पीएचडी फिर प्लांट साइंसेज में, मॉलिकुलर बायोलॉजी में मैंने काम किया। फॉरेस्ट्री पे ही काम किया मैंने, लेकिन मैं प्रॉपरली कंजर्वेशन पे नहीं जा पाया। तो उसके बाद मुझे जब लगा कि फील्ड चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ नया करने की ज़रूरत है, तो मेरे दिमाग में पहली चीज़ आई थी वो था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो मैंने जब हमारे यहाँ का वाइल्ड लाइफ का स्टेटस समझा तो मुझे शॉक लगा कि जो हमारा स्टेट एनिमल है वही बेचारा खतरे में। वाइल्ड बफेलो का जो पॉपुलेशन है उसका लगभग 90% पॉपुलेशन इंडिया में है, जिसमें दो लैंडस्केप में है। एक नॉर्थ ईस्ट का लैंडस्केप है जहाँ पर वाइल्ड बफेलो है, और सेंट्रल इंडिया का लैंडस्केप जहाँ पर छत्तीसगढ़ में अभी है। छत्तीसगढ़ में भी दो जगह थे जहाँ पर वाइल्ड बफेलो मिले, वो थे उदंती सितनी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो रिसर्च किए हैं जिन्होंने देखा समझा है, तो वो कहा जाता है कि वहाँ पर भी वाइल्ड बफेलो और वहाँ के लोगों का कॉन्फ्लिक्ट और डायमंड की माइनिंग, ये दो कारण बना वाइल्ड बफेलो के पॉपुलेशन का इमीडिएट डिक्लाइन। मतलब आप सोचिए कि एक रिपोर्ट है जो बताती है कि लगभग कुछ 64 के आसपास वाइल्ड बफेलो थे, और उसके बाद 27, और उसके बाद 7, और ये सिर्फ कुछ सालों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक हैबिटेट से अचानक से ऐसा स्टेप डिक्लाइन होगा बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के? क्या ये पॉसिबल है? मुझे सबने मना किया कि होप नहीं है, तो मेरा यही जवाब था कि यार मैं पहले समझ लूँगा और उसके बाद काम करूँगा, लेकिन करूँगा तो इसी में। क्योंकि अगर यही सोच के हम करते रहे तो अगर कोई उम्मीद होगी तो वो भी चली जाएगी। एक गाँव है मट्टी मारका, उस मट्टी मारका जो गाँव है वहाँ से फिर हम बाइक से कुछ 10 किलोमीटर के आसपास जाते हैं, और वहाँ से फिर हम जंगल के अंदर पहाड़ चढ़ते हुए नदी में उतरते हैं, और नदी पूरा चट्टानों से भरा हुआ है, और उन चट्टानों को क्रॉस करते हुए हम अपने बेस कैंप की जगह पे पहुँचते हैं। तो लगभग आप मान के चलिए कि हम अगर सुबह 6 बजे बीजापुर से निकल रहे हैं अपनी गाड़ी में, तो हमको अपने कैंप साइट तक पहुंचने में लगभग शाम के 4 या 5 बज जाते हैं। तो लगभग 10, 11 या 12 घंटे कभी कभी लग जाते हैं वहाँ पहुँचने में। वहाँ हम अपना बेस कैंप तैयार करते हैं, जहाँ पर कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है। तो वहाँ पर हम पहुँचते हैं, वहाँ बेस कैंप करते हैं, और वहाँ से फिर हम अपना ट्रेल चलना चालू करते हैं उस पूरे हैबिटेट को सर्वे करने के लिए। तो उस तरीके से हमने 2023 में काम चालू किया, 24 में पहला सर्वे किया, और फिर हमने फर्स्ट रिपोर्ट वहाँ पर निकाली। हमारे पास पुराने कुछ कैमरा ट्रैप के फ़ोटोज़ थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उसको बेस लेके हमने एरिया आइडेंटिफाई किया और उस एरिया पे हमने सर्वे किया, तो वो हमारे लिए आसान हुआ। जब हम ये रिस्पॉन्सिबल चीज़ें करते हैं, जैसे टूरिज़्म हो गया, कल्चर को भी देखते हैं हम लोग, वाइल्ड लाइफ को देख रहे हैं, सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आप बफेलो की बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि माइंस बहुत बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम हर जगह। दूसरी तरफ जो कल्चर प्रिजर्व करके ट्राइबल्स रख रही हैं वो भी कन्वर्ट हो रही हैं कहीं कहीं कुछ एरिया में। तो आप इन चीज़ों को फिर कैसे होल्ड करते हैं? बिकॉज एक चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, उसके साथ आप, हम जब भी मार्केट को कहीं लेके जाते हैं तो वो वहाँ का नेचर और कल्चर दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करता है। मार्केट ड्रिवन लाइफस्टाइल हमेशा, या मार्केट डिपेंडेंट लाइफस्टाइल जो है ना, वो सबसे ख़राब चीज़ है। और यही कारण है कि शायद जो आप बोल रहे हैं कि कल्चर है हमारा, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, प्रिजर्व नहीं हो पा रहा है, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि
हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम जब एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम उनसे सवाल नहीं पूछते कि आपको क्या चाहिए। हम बोलते हैं आपको ये करना चाहिए, आपके लिए ये सही होगा। जबकि बेहतर सवाल ये होता कि हम उससे पूछते आपके लिए क्या बेहतर होगा, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं। और जब हम ये सवाल पूछ के उनके लिए काम करते तो शायद हम उनका कल्चर प्रिजर्वेशन भी कर पाते, शायद सही विकास हम उन तक लेके जा पाते। जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत थी हम वो देते, ना कि वो जो हमें लगता है कि उनको देने की ज़रूरत है। जशपुर से लेके आप बस्तर के किसी पैस तक चले जाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ खनिज दिखेंगे अगर आप वो देखेंगे तो। लेकिन मैं खनिज नहीं देखता हूँ, मैं वहाँ का जंगल देखता हूँ, मैं वहाँ का कल्चर देखता हूँ, मैं वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी देखता हूँ, मैं वहाँ की खूबसूरती देखता हूँ। लेकिन जो मार्केट है वो तो वहाँ पर मिनरल्स ही देखता है ना, वो तो वहाँ पर रिसोर्सेज देखता है, वो वहाँ पर बिजनेस देखता है, वो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है। जब कोई जाकर फॉरेनर या फिर कोई बाहर जाके वहाँ सेल्फी लेता है तो लोगों को वहाँ लगता है कि हमें भी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, हमारे पास भी फ़ोन होना चाहिए। अब जाके देखेंगे कोरबा में जो मार्केट है, पहले केवल फूड्स बिकते थे, बट वहाँ प्रॉपर अब टी शर्ट्स और शर्ट के मार्केट लगते हैं। मुझे क्या लगता है, जो जिस सवाल का जवाब आप शायद जानना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि टूरिज़्म के थ्रू मैं दोनों को पिक्चर दिखा सकता हूँ। जो आप आईने की बात कर रहे थे, ट्राइबल लोगों को ये बताना कि आपके पास जो नॉलेज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज है जिसको सबको सीखने की ज़रूरत है। आपका कल्चर बहुत अच्छा है, आप जिस जगह पे रह रहे हो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। और लोगों को ये दिखा पाएंगे कि अगर आप इस से कुछ सीख के जा पाओ, और ज़रूरी नहीं है कि आपको जंगल में जाके रहना है, लेकिन अगर आप अपने शहरों में भी जब घर से निकलो तो थैला लेके निकलो, एक बॉटल लेके निकलो, एक डब्बा लेके निकलो, तो आप बहुत मेजर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीका हो सकता है। मुझे लगता है, मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता है ये एक तरीका है, और टूरिज़्म के थ्रू मैं वही करने की शायद कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ना मैं सरप्राइज़ हुआ, मैं सीखा, मैं वो लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे फ़ायदा हो रहा है तो बाकी को भी होना चाहिए। एक सवाल है जो यूनिवर्सल है अभी, कि अभी हर किसी को ट्रैवलर बनना है जी है ना, चाहे वो बेंगलोर का कॉरपोरेट गाई हो, जी, चाहे वो रायपुर में जॉब करने वाला हो, कोई भी हो, हर किसी को आजकल बैकपैक करके ट्रैवल निकलना है। ये बहुत ही फैक्सिनेटिंग वर्ड बन गया है अभी, है ना। तो क्या करेक्ट वे है ट्रैवलर बनने का, और आप एक्सप्लोर कर पाओ, आप चीज़ें बर्बाद भी ना करो? व्हाट इज़ द करेक्ट वे आपके हिसाब से? जैसे हम लोग का टैग लाइन भी है कि यूर ट्रैवल इज़ मीनिंगफुल व्हेन इट इज़ माइंडफुल, है ना। तो पहली बात तो सबसे ज़रूरी किसी भी ट्रैवल को माइंडफुल होना। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किन से मिल रहे हो, क्यों मिल रहे हो, क्या करने आए हो, और यहीं क्यों आए हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप किसी जगह जाते हो तो हमेशा ये सोचना है कि यहीं क्यों जा रहा हूँ मैं। अगर आप बोलते हो बस्तर जाना है तो बस्तर क्यों जाना है आपको, या छत्तीसगढ़ आना है तो छत्तीसगढ़ क्यों आना है। ये अगर आप पहले डिसाइड करो तो मुझे लगता है कि आप तब एक अच्छे नागरिक बन पाओगे। ट्रैवलर तो नहीं पता, एक अच्छा नागरिक एक अच्छा ट्रैवलर होता है। पहली चीज़ कि माइंडफुल चीज़ें होनी चाहिए और पर्पसफुली करना चाहिए आपको। दूसरी चीज़ कि जब भी आप कहीं जाओ तो हमेशा ये याद रखना, एज ए टूर ऑपरेटर भी और एज ए इंडिविजुअल भी, आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आप उस इकोसिस्टम का पार्ट बने जो इकोसिस्टम वहाँ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हमने टूरिज़्म का काम के लिए सोचा था तो हमको नहीं समझता था इको टूरिज़्म क्या होता है, और जो डेफिनेशन देखे पढ़े हमको काम करते करते समझ में आया कि जो हम काम कर रहे हैं वो इको टूरिज़्म है। इको टूरिज़्म का मतलब ये होता है कि जिस भी जगह आप टूरिज़्म कर रहे हैं वहाँ के एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना टूरिज़्म करना। तो ये सारी बातें 70% तो मुझे बिल्कुल पता नहीं थी छत्तीसगढ़ में होने के बाद और इस फील्ड पे रहने के बाद। तो आम जनता के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो थैंक यू फॉर कमिंग और इतनी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं विश करूँगा कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो इस पॉडकास्ट को पूरा देखे, एटलीस्ट 1% तो कैच करे। अगर देखती है और समझ पाती तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को देखने का नज़रिया बदलेगा। तो अगर छत्तीसगढ़ को देखने का नज़रिया बदलना है तो पहले तो आपको ये पॉडकास्ट देखना चाहिए और फिर छत्तीसगढ़ को ट्रैवल करना चाहिए रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बन के। रिस्पॉन्सिबल बन के, ना कि स्कॉर्पियो में। जी, स्कॉर्पियो टूरिज्म नहीं होना चाहिए। बड़ा अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, लेकिन ये मैं 1-2 रील में भी डाला हूँ इसको। ओह,
ठीक है, सो थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। थैंक यू।